हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम लोग इस वीडियो में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब उसी को लगातार फाइनेंस मिनिस्टर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसमें जो पैकेज की डिटेल जानकारी दे रही हैं। तो इसी कड़ी में जो पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें हम लोग जानेंगे कि किस सेक्टर को कितना रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और आप इस स्कीम को कई लोगों को बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका बेनिफिट उठाएं और खुद का अपना मतलब एक काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है, उसमें कहा गया है कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपीज़ का फंड का प्रोविज़न किया गया है। कि इसमें होता क्या है कि जैसे जो किसानों के द्वारा प्रोडक्ट वो मतलब उनके यहाँ निकलता है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे सब्जी की बात करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो मतलब उनके यहाँ से हार्वेस्ट होने के बाद निकलती हैं, तो उसका प्रोविज़न नहीं होता, कहाँ पर रखना है, उसका मैनेजमेंट। जैसे आप देखते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे मंडियों में वो गेहूँ हो या चावल हो, बारिश होती है तो बेकार हो जाता है। तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्रिएट किया जाए, या अगर आप पीछे 1-2 साल पहले की देखें हो तो बहुत सारी ऐसे प्याज़ जो है वो सड़ गई थी। तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्रिएट हो कि मतलब फसल तैयार होने के बाद उसको रखने का एक प्रोविज़न हो, कोल्ड स्टोर अच्छे-अच्छे हों जहाँ पर मतलब सामान को रखा जा सके, खराब ना हो, सब्जियाँ सड़े ना। तो उसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। उसमें ये फ़ोकस किया गया है कि ऐसे मतलब स्टोर बनाए जाएँ, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गईं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हो गए, स्टार्टअप हो गए, ऐसे ही लगातार जो इसमें अपना आएँ और काम स्टार्ट करें, उसके लिए सरकार ने इसका प्रोविज़न किया गया है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं उसके लिए सरकार ने बोला है कि इसका फंड का प्रोविज़न किया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि किसान खेत मतलब किसानों से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए सरकार ने तुरंत इसको कि ये फंड का प्रोविज़न तुरंत कर दिया गया है। अगर इस फ़ील्ड में कोई काम करना चाहता है तो जल्द से जल्द अपना काम स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पैकेज है, उसमें 10,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। एक स्कीम है जिसमें कहा गया है कि जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज़ है, जिसको एमएफए बोलते हैं, उनका फ़ॉर्मलाइज़ेशन करना है। इस स्कीम के तहत उसका फ़ॉर्मलाइज़ेशन किया जाए। और इसमें जैसा कि इस आत्मनिर्भर पैकेज अभियान में जो बात कही है प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच। मतलब हम लोकल प्रोडक्ट मतलब अपने लेवल पर या अपने जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें। तो लोकल की वकालत की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो उसके अंतर्गत एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज यूनिट हैं, उनको अगर एफएसएसएआई का जो टैग होता है, उनका मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, अगर उसको अटेन करना है या ब्रांड एक बनानी है या एक मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए उनको टेक्निकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। और उस टेक्निकल अपग्रेडेशन में, क्योंकि ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं, तो उनको फंड की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से जो 10,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया, तो यहाँ से उनको हेल्प मिलने वाली है। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया ध्यान में रख कर के, और कहा गया है कि लगभग 2 लाख ऐसे माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं जिनको मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे जो हमारे माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको मतलब वो इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो उसमें इनको सपोर्ट मिलने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। इसमें क्या है कि जैसे अगर आप देखें, आम का जो प्रोडक्शन होता है वो यूपी में होता है, केसर का प्रोडक्शन होता है वो जे&के में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ऐसे जो बैम्बू शॉट्स होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। चिली मतलब उसका आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। और जो टेपियोका है वो तमिलनाडु में होता है। तो मतलब इनका एक कैसे हम एक मतलब लोकल लेवल पे इसकी कैसे ब्रांडिंग करें और इनको कैसे हेल्प मिले, तो इसके लिए एक प्रोविज़न किया गया है। और दूसरी चीज़ और भी जो ध्यान में रख कर के रखी गई है कि जो हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, उसको मतलब इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि जब भी हम जो रिटेल मार्केट्स हैं या कैसे इनकी इनकम को सुधारी जाए, तो इन सबको पूरा ध्यान में रख कर के इस स्कीम का प्रोविज़न किया गया है।
क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियसनेस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप देखें तो अगर भारत से कोई चीज़ कोई ऐसे बहुत सारे आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं विदेशों में, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ की जो जैसे अमेरिका या कोई भी देश हो, वो बैन लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ की जो क्वालिटी है, उनके जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है, तो लोग बैन लगा देते हैं। तो सरकार इस चीज़ पर फ़ोकस कर रही है कि आप ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें वो जो है मतलब हेल्थ को लेकर के उस पे मतलब आप फ़ोकस करें, जिससे कि एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में जो फिशरमैन्स हैं, मछुआरे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, पीएमएमएसवाई। उसके तहत जो 20,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। तो उसमें क्या है कि जैसे फिशरीज जो वैल्यू चेन है, उसमें एक क्रिटिकल गैप होता था, उसको फिल अप करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। सरकार इस योजना को लॉन्च करेगी। कैसे मतलब जो मैरीन है और इनलैंड फिशरीज हैं, उसको मतलब कैसे एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कैसे इन लोगों को एकदम कनेक्ट किया जाए कि जिससे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें देखा जाए तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है 20,000 करोड़ रुपीज़ को। जिसमें 11,000 करोड़ रुपए जो है, वो जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैरीन में हैं, इनलैंड फिशरीज़ हैं या एक्वाकल्चर है, इनके लिए 11,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया और जो 9,000 करोड़ रुपीज़ हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो फिशिंग हार्बर्स हैं, कोल्ड चेन हैं, मार्केट्स हैं, उनके लिए 9,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है कि कोल्ड चेन ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी फिश होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए सरकार फ़ोकस कर रही है। तो लगातार मतलब इस फिशरमैन को ध्यान में रख करके एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है और इस स्कीम में उनको और भी एक मतलब फिशरमैन के लिए कुछ और भी प्रोविजन किए गए हैं। जैसे देखें कि मतलब बैन पीरियड सपोर्ट जो फिशरमैन के लिए है, एक बैन बैन पीरियड सपोर्ट क्या होता है कि जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कि मतलब उनको बैन कर दिया जाता है कि आप इस एरिया में नहीं जाएंगे अभी। तो उनको सपोर्ट के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इसमें मतलब प्रोविज़न सरकार ने किया है और उनका पर्सनल इंश्योरेंस भी किया जाएगा, बोट का इंश्योरेंस किया जाएगा। तो एक बेनिफिट होगा इससे उनको और इसमें कहा गया है कि जो इस स्कीम से लगभग जो हमारा फिश प्रोडक्शन है वो लगभग अगले 5 साल में 70 लाख टन ऊपर चला जाएगा और इसमें लगभग 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है। तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो डबल हो जाएगा, 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है कि नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है लगातार जानवर को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाती हैं, मतलब कुछ उनको डिसीज हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो फुट पैर की या जो माउथ डिसीज होती है जिसको एफएमडी डिसीज बोलते हैं, तो उसको सरकार लेकर के आने जा रही है और इसमें 13,343 13,343 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। इसमें कहा गया है कि 100% जो वैक्सीनेशन है वो होना चाहिए। मतलब जितने भी भैंस हो, बकरी हो, सबका मतलब 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। मतलब टोटल 53 करोड़ एनिमल्स हैं हमारे पास जिनको मतलब जो फुट एंड माउथ डिसीज है इसके तहत इसकी जो स्कीम लॉन्च करेंगे सबका वैक्सीनेशन हो जाए टिल डेट। आज की अगर हम डेट देखें तो उसके तहत इसमें कहा गया कि 1.5 करोड़ जो काउज या बुफैलोज ऐसे हैं जिनका मतलब वैक्सीनेशन हो चुका है, उनको उनकी टैगिंग हो चुकी है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम। नेक्स्ट में है कि एनिमल एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है कि जैसा आप लोगों को पता है कि भारत में बहुत ऐसे एरिया हैं जहां पर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है और उसमें मतलब बस बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब डेयरी वगैरह अगर काफ़ी क्वांटिटी में हो जाए तो वहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सकता है और सरकार उस दिशा में इस जो डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लगाया जाए। नए-नए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएँ मतलब जानवरों को खिलाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न कर रही है और सरकार ने बोला है कि वो ऐसे प्लांट तैयार करो कि मतलब वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट तैयार हों जिनका हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव
नेक्स्ट आता है कि हर्बल कल्टीवेशन, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कल्टीवेशन करने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया है। क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, उसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो इसमें मतलब होता क्या है कि 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया है ऐसे जिनको मेडिसिनल प्लांट भारत में उगाए जाते हैं। इस स्कीम के तहत इसको 10 लाख हेक्टेयर एरिया जो है हर्बल कल्टीवेशन के तहत कवर किए जाएंगे अगले 2 साल में। तो इसके लिए 4000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो इससे क्या होगा कि लगभग 5000 करोड़ रुपीज़ की जो इनकम जनरेट होगी किसानों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक नेटवर्क ऐसा तैयार करना है, जो रीजनल मंडीज हैं या जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसका एक नेटवर्क तैयार किया जाए, जिससे क्या हो कि ये जो प्रोडक्ट जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हों उनको आसानी से हम मार्केट में पहुँचा सकें, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। और जो ये बोर्ड बनाया गया है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB, उसके तहत इसमें कहा गया है कि जो 800 हेक्टेयर एरिया है वो गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे, उसमें जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें मेडिसिनल प्लांट लगाया जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट में कि बी कीपिंग इनिशिएटिव्स, मतलब ये मधुमक्खी पालन जो है उसके लिए 500 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में बहुत लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि जो इसमें जो प्रोविज़न किया गया है इसमें ध्यान में रख करके कि कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए या जो क्वालिटी है उसको कैसे इंक्रीज कराया जाए। तो इसको फोकस में लेकर के सरकार इसको लेकर के आई है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से हमको जो हनी होता है, शहद होता है या वैक्स होता है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस फील्ड में अगर हम इस पैसे का जो 500 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एक अच्छा रिजल्ट आगे देखने को मिल सकता है। तो सरकार इस स्कीम को एक इम्प्लीमेंट करेगी कैसे? क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कि मतलब ऐसे सेंटर बनाए जाएँ कि पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो कि जिससे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गाँव में कभी-कभार ऐसा होता देखने को मिलता है कि आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, फिर उसकी कलेक्शन की प्रॉब्लम होती है, मार्केटिंग नहीं हो पाती है, स्टोरेज सेंटर नहीं है, वो रखे-रखे खराब हो जाता है। तो या जो वैल्यू एडिशन जो फैसिलिटी होती है वो नहीं मिल पाती है। तो आप मतलब इसको जो किसान है बहुत सस्ते में उसको बेचना पड़ जाता है, इससे किसान को घाटा होता है। तो अगर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, एक स्टोरेज सेंटर भी होगा और वैल्यू एडिशन का जो काम होगा, इससे एक अच्छा पैसा मतलब इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इसका एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है। तो क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें मतलब औरतों की पार्टिसिपेशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे हम उसको उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? और अगर देखें सबसे लास्ट में यहाँ पर कहा गया है कि इस स्कीम से लगभग 2 लाख ऐसे जो बी कीपर्स हैं वो बेनिफिट उनको मिलने वाला है, उनकी इनकम बढ़ने वाली है। नेक्स्ट में अगर एक इम्पॉर्टेंट देखें कि ये भी एक अनाउंसमेंट थी कि टॉप होता है अगर हमारा ऑपरेशन ग्रीन, एक मतलब रिवॉल्यूशन है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत 3 चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर अनियन, पी फॉर पोटैटो। तो मतलब ये टॉप में 3 प्रोडक्ट आते थे, आपका आलू हो गया, प्याज और जो टमाटर है, ये तीनों इस कैटेगरी के अंदर आते थे। उसको बढ़ा करके टोटल लेवल तक कर दिया गया है। मतलब टोटल का मतलब हो गया यहाँ पर जितने भी ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल, टोटल का मतलब हो गया कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सारे लोगों को इस कैटेगरी में इन्वॉल्व कर दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न किया गया है। एक सप्लाई चेन क्रिएट किया जाएगा जिससे किसान अपने सामान को आसानी से मार्केट में पहुंचा सकें। एक जो भी मतलब उनको इसकी एक सही कीमत मिल सके, इसको ध्यान में रख कर के एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसमें कहा गया है कि 50% सब्सिडी वो ट्रांसपोर्टेशन पे दी जाएगी और 50% सब्सिडी स्टोरेज पे दी जाएगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया यहाँ पर। और एक पायलट प्रोजेक्ट है, 6 मंथ का है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके आउटकम क्या होने वाले हैं कि जो बेटर प्राइस किसानों को उनके जो प्रोडक्ट की एक बेटर प्राइस मिलेगी और वेस्टेज नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो किसानों की फसल होती है गांव में ही ख़राब हो जाती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है।
और उस कैटेगरी के अंदर पहले 3 ही प्रोडक्ट आते थे, तो यही 3 प्रोडक्ट बाहर जा पाते थे, बाकी जो सब्ज़ी होती है वो बाहर नहीं जा पाती थी। तो अब सारे प्रोडक्ट को उसमें शामिल कर लिया गया है, तो एक इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है किसानों को। देखिए, सरकार ने इसमें बताया कि कुछ ऐसे एडिशनल स्टेप हैं जो कोविड-19 के टाइम पे लिए गए थे। जैसे अगर हम फिशरीज़ की बात करें, मतलब मछली उत्पादन की बात करें, तो इसमें मतलब कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे जो अब तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे सैनिटरी इम्पोर्ट परमिट एसआईपीज होती हैं, उसको उसकी वैलिडिटी इसको बढ़ा दिया गया था 3 मंथ के लिए। तो एक ये इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो अभी तक लिया जा चुका है। और दूसरी चीज़ होती है कि जो ब्रॉड स्टॉक कंसाइनमेंट थी, जो बहुत बड़ी मतलब पूरा स्टॉक आता था बाहर से, उसको उसका जो डिले था, वो मतलब उसमें 1 महीने का लगभग अराइवल उसको परमिशन दी गई है। और रीबुकिंग ऑफ क्वारंटाइन क्यूबिकल्स फॉर कैंसिल कंसाइनमेंट विद नो एडिशनल चार्जेस, पूरा उस मतलब अगर फिर से अगर आप बुकिंग करते हैं तो उसका मतलब कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ग्रांट एनओसी फॉर क्वारंटाइन रिलैक्स फ्रॉम, जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का था उसको उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे। उसमें देखिए कहा गया है कि जो 242 ऐसे रजिस्टर्ड हैं सेंटर्स, जिनको मतलब जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी उसको बढ़ा करके 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 31 मार्च को ये एक्सपायर कर रही थी और उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और दूसरी चीज़ मतलब अगर देखें तो मैरीन कैप्चर फिशरीज और जो एक्वाकल्चर है उसको मतलब उसको भी थोड़ा उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है कि कवर इनलैंड फिशरीज, पूरे इनलैंड फिशरीज को इसके अंदर कवर किया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिशरीज के लिए सरकार ने कुछ नए अनाउंसमेंट किए हैं, हालांकि ये पुराने अनाउंसमेंट हैं जो कोविड-19 के सिचुएशन के बाद कुछ ऐसे मेजर्स जो सरकार द्वारा लिए गए थे। ऐसे अगर आप देखें तो एनिमल हस्बेंड्रीज में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए थे। जो लॉकडाउन जब लगा तो डिमांड, जो मिल्क की डिमांड थी वो 20 से 25% रिड्यूस हो गई। तो अगर देखा जाए तो उसमें 560 लाख लीटर पर डे जो पहले प्रोक्योरमेंट होता था कोऑपरेटिव के मतलब कोऑपरेटिव के द्वारा, उसको मतलब वो 360 एलएलपीडी, जिसको लाख लीटर पर डे बोलते हैं, वो घट गया। टोटल 114 करोड़ लीटर, मतलब 111 करोड़ लीटर जो एक्स्ट्रा प्रोक्योर्ड है इंश्योरमेंट का, 4100 करोड़ का, वो सरकार के द्वारा किया गया। और एक स्कीम, जो नई स्कीम प्रोवाइड की गई, जिसमें कहा गया कि जो इंटरेस्ट है तो 2%, मतलब उसमें 2% पर एनम की जो छूट दी गई डेयरी कोऑपरेटिव्स के लिए। 2021 मतलब ये 2020 और 21 का जो पीरियड है उसमें 2% की छूट दी जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि एक और जो बात इंपॉर्टेंट कही गई कि जो इंटरेस्ट है या पेमेंट की बात है उस पे भी 2% पर एनम इंटरेस्ट की जो छूट दे दी गई है। और इस स्कीम की मतलब इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए एडिशनल लिक्विडिटी मतलब का प्रोविजन किया गया था। ये पहले की स्कीम है, सरकार ने कोविड-19 के बाद इसको अनाउंस किया था। उसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार अब तक खर्च कर चुकी है और इससे लगभग 2 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट भी मिला है। अब बात आती है कि देखें, अगर एक और चीज़ देखें कि नेक्स्ट स्कीम क्या है, अमेंडमेंट्स ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, महत्वपूर्ण जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं, उसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं। कैसे मतलब किसानों को बेटर प्राइस मिले, तो उसमें भी कुछ चेंजेज किए गए हैं। जैसे अगर आप देखें कि जो किसान हैं उनको कैसे ये बताया जाए कि मतलब कैसे वो अट्रैक्ट हों, अपना जो प्रोडक्ट है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस पे और फ़ोकस करें। उसके लिए सरकार ये स्कीम लेकर के आई है। लाइक अगर आप देखें, एडिबल ऑयल हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, दाल हो गई, अनियन हो गए, पोटैटो हो गए, मतलब इनको पूरा डीरेगुलेट किया जाएगा। फिर से इसका मतलब डीरेगुलेशन होगा। और जो स्टॉक लिमिट है उसको भी इम्पोज़्ड किया जाएगा। फिर से देखा जाएगा कि कैसे हम लोग जो इम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी-कभी। अब देखें जैसे कि अगर आप नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फेमाइन आ गया, तो जो प्राइसेस इसकी लगातार बढ़ जाती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पे जो ये अमेंडमेंट करने जा रही है इस कमोडिटी एक्ट में। तो अभी हालाँकि ये हुआ नहीं है, उसको सरकार इसमें करेगी जल्द ही, इसके लिए कुछ अपना अनाउंसमेंट करेगी सरकार। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म है, ये किसानों को दिया जाएगा कि मतलब किसान जो है अपने चॉइस से, मार्केटिंग चॉइस उनकी खुद की होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उसको वो केवल लाइसेंसेज जो एपीएमसीज होते हैं उन्हीं को सेल कर सकते थे।
तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन है उस सेल की, वो मतलब एक देखा जाए कि सही नहीं, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के लिए वो सही नहीं है। इससे क्या होता था कि रुकावट आती थी, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है वो आसानी से मतलब एक सप्लाई चेन हमारा बहुत अच्छा नहीं था। जैसे कभी-कभी क्या होता था, किसान की फसल तैयार हो जाती थी, तो वो सही जगह मार्केट में पहुँच नहीं पाती थी, क्योंकि वो अगर बेचना चाहते थे तो उनको एक या तो सही फेयर प्राइस नहीं मिल पाता था। मतलब पहले क्या था कि वो सरकारी जगह पर ही बेच सकते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो उसको लेकर के सरकार इसमें कुछ छूट देने जा रही है, और इसको ध्यान में रख कर के सरकार एक सेंट्रल लॉ बनाने जा रही है कि जिससे किसानों को एक चॉइस दी जाए कि अपने मतलब प्रोडक्ट को चाहे जहां अट्रैक्टिव प्राइस पे वो बेच सकते हैं। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब अगर एक दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसमें कोई भी उनसे चार्ज ना लिया जाए। और ई ट्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि जिससे वो ई ट्रेडिंग कर सकें, ऑनलाइन अपनी ट्रेडिंग कर सकें। तो ये किसानों को लेकर के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वो इम्पॉर्टेंट कदम है। आगे बात आती है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कि अब जो इसमें किसान अपना प्रोडक्ट तैयार करता है, उसके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी, इसका एश्योरेंस अगर आप देखें तो ये मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि कभी-कभी जैसे फार्मर्स हैं, उनको मतलब उतनी जानकारी मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ की नहीं होती है, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कैसे मतलब इस प्रोडक्ट की जो आप फसल तैयार किए हैं, उसकी बुआई कब होनी चाहिए, या मतलब इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। अगर आज मतलब इसमें आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो आपका कितना पैसा आपको मिल सकता है। इसके लिए सरकार जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का एक फोकस सरकार का है कि सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा कराएगी, और एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। अगर आप देखें तो इसमें सीधा-सीधा कहा गया कि फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क एक बनाया जाए, जिससे कि जो इस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनको एक सब कुछ चीज़ों की जानकारी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में मिलती रहे। और दूसरी बात जो कही गई है, रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर, एश्योर्ड रिटर्न एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन, कि मतलब अगर आपको सही जानकारी दी जाएगी कि आप फसल तैयार करिए, उनको एक सरकार एश्योर करे कि जो है आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। अगर हम आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिस्क कम होगा। तो एक एक अच्छा मतलब ये भी रिफॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के, कि अब किसानों को उनके प्राइस को लेकर के, कि आपकी प्राइस को कम नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लेंगे कि अगर 10 रुपए किलो आपका आलू है, तो उसको 10 में ही खरीदा जाएगा, उससे कम में नहीं लिया जाएगा। या क्वालिटी जो है वो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जो हमारे पार्ट 3 के अनाउंसमेंट थे, मेजर अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, कि हमने इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 4 की, क्योंकि पार्ट 4 के भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।